या सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन एग्री कोचिंग क्लासेस। आई एम सिद्धार्थ सोनी। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में, जैसे कि आप सभी लोगों ने अभी थंबनेल में देखा ही होगा, कि हम लोग एक वन शॉट लेकर के आ रहे हैं फॉर द मैथमेटिक्स। जो भी पीएटी एग्जामिनेशन के लिए जो मैथ्स पूछी जाती है, उसके लिए एक वन शॉट रिवीजन वीडियो होने वाला है। और साथ ही साथ जो बच्चे अभी तक मैथ्स जिन्होंने छुआ भी नहीं है, उन लोगों के लिए भी ये बेस्ट होने वाला है, बिकॉज ऑफ दैट कि आज के इस वीडियो में हम लोग इतना मैथ्स पढ़ा देंगे, इतना लेवल तक करवा देंगे चीजों को, कि आप लोगों को, अगर आप नहीं भी पढ़े हैं अभी तक, तो आप इजीली मैथ्स में नंबर लेके आ सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, मैक्सिमम एग्रीकल्चर ग्रुप के जितने बच्चे होते हैं जो एमपीपीएटी की AG1 AG2 और AG3 से तैयारी करते हैं, उनके लिए सबसे टफ अगर देखा जाए तो मैथ्स ही सब्जेक्ट होता है। मैथ्स में ही वो थोड़ा से अपने आप को कमजोर समझते हैं। एक उनकी थिंकिंग होती है कि सर थोड़ा टफ है, ये है वो है। तो उसी डर को दूर करने के लिए मैंने एग्जाम के पहले एक वन शॉट वीडियो बनाया है। हो सकता है ये वीडियो में पूरा मैथ्स कंप्लीट ना हो, तो इसके लिए हम लोग एक सेकंड वीडियो भी डाल देंगे। अगर आज हो जाता है तो ये बेस्ट है, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो सेकंड में कर देंगे। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है पूरा मैथ्स इसमें कंप्लीट करने की कंप्लीट हो जाए। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और ऐसे ही वन शॉट रिवीजन सारे सब्जेक्ट्स के आने वाले हैं, वन बाय वन शॉट रिवीजन आएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्योंकि क्या होगा, जैसे ही वन शॉट आएंगे तो चैनल में सबसे पहले आपको दिख जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो फिर क्या होता है, ध्यान से हट जाती है चीजें ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैथ्स में सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है बेसिक मैथ्स से। हम लोग आज का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसी तरीके से वन बाय वन हम लोग जो है चीजें करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलो एक बार हम लोग बता देते हैं कि पीएटी एग्जामिनेशन की मैथ्स में, एमपीपीएटी एग्जामिनेशन में जो मैथ्स है उसमें कौन कौन से चीजों को रखा गया है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से टॉपिक है, उसकी हम लोग पहले बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया भी था कि एमपीपीएटी में मैंने समांतर श्रेणी करवाया था, ये आपको यूट्यूब में आप सभी को याद होगा। तो एमपीपीएटी के मैथ्स में आप लोगों के डिफरेंट टाइप के चैप्टर्स हैं। मतलब आपके टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल आपके कितने 5 चैप्टर्स हैं। 5 चैप्टर्स में सबसे पहला आप सभी का है बेटा समांतर श्रेणी, है ना। सबसे पहले आप लोगों का है समांतर श्रेणी। इसी के बाद में आप लोगों का दूसरा जो है वो गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। इसी के बाद में अगला जो टॉपिक है वो है आपका लघुगणक, जिसको हम लोग लॉग कहते हैं। मैं इंग्लिश में बता दूंगा अभी, तो टेंशन नहीं लेना है, इसको हम लोग बताते हैं लॉग। उसके बाद में आप सभी का सांख्यिकी, और लास्ट में आप सभी का जो है त्रिकोणमिति है। लास्ट में जो चैप्टर है वो आपका क्या है, त्रिकोणमिति। तो इस तरीके से जो है वन बाय वन चीजें सारे इसमें चैप्टर्स हैं काय में, एमपीपीएटी की मैथमेटिक्स में। तो ये 5 चैप्टर्स हैं। 5 चैप्टर्स को हम लोग जितने भी इसके कंसेप्ट हैं पूरे डिस्कस कर लेंगे, और जितने भी क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो चलो इंग्लिश में भी एक बार सर, कई लोगों का क्वेश्चन है कि सर समांतर श्रेणी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसी को गुणोत्तर श्रेणी को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्योंकि क्या होता है, मैक्सिमम बच्चे होते हैं कि जो पीएटी का एग्जाम इंग्लिश से देते हैं, तो ये हो जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सभी के लिए हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं। उसके बाद लघुगणक को हम लोग बोलेंगे बेटा लॉग। लघुगणक के मतलब होता है लॉग। सांख्यिकी को स्टैटिस्टिक्स, और जो इसको ट्रिग्नोमेट्री। तो ये इस तरीके से हमारे जो है 5 चैप्टर्स हैं फॉर द AG1 AG2 AG3 ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए। जो भी AG1 AG2 और AG3 ग्रुप से एग्जाम दे रहा है उन लोगों के लिए है। ठीक है, क्लियर है आप सभी को। तो चलिए जैसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड बेटा। या तो चश्मा मैं उतार देता हूँ, हाँ ठीक है। तो जैसे ही हम लोग ये सारी चीजें स्टार्ट करेंगे, तो इसमें वन बाय वन मैं क्या बता देता हूँ कि ये सारे चैप्टर्स पढ़ने से पहले, जैसे हम लोगों ने ऑफलाइन सेंटर्स के जो भी बच्चे होंगे उनको भी मालूम होगा। और हम लोग इसमें जो है सबसे पहले इसका बेसिक मैथमेटिक्स कवर करवाते हैं, है ना। ये सारे चैप्टर्स स्टार्ट करने के पहले हम लोग जो है बेसिक मैथमेटिक्स इसका कवर कराते हैं। तो क्या सर यहाँ पर भी बेसिक मैथमेटिक्स कवर कराया जाएगा क्या? क्या इसमें भी बेसिक मैथ्स कवर कराया जाएगा क्या? ये जो वन शॉट वीडियो बन रही है, क्या इसमें भी आप बेसिक मैथ्स पूरा कवर करवाएंगे क्या? ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा। तो हाँ बेटा, इसमें भी हम लोग जो है कंप्लीट पूरा बेसिक मैथ्स कंप्लीट करने वाले हैं। और बेसिक मैथ्स हम लोग जो है आज की जो है क्लास को स्टार्ट करेंगे। और वन बाय वन हम लोग ये सारे चैप्टर्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में भी जो है डिस्कस कर लेंगे। तो वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा बेसिक मैथ्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जैसे ही ये लेक्चर चल रहे हैं तो आप लोगों को हाथ में कॉपी या पेन लेकर के बैठना है। बिकॉज ऑफ दैट जो भी सारे कंसेप्ट में लिखाऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, और वन बाय वन हम लोग चीजों को करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैथ्स स्टार्ट करने के पहले हम लोग जो है बेटा बेसिक मैथ्स से स्टार्ट करते हैं।
हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बेसिक मैथ्स। अब मैक्सिमम बच्चों को पता भी होगा और मैक्सिमम को नहीं भी पता रहता, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत सारी चीजें पता नहीं रहती। तो बेसिक मैथ्स में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा संख्याओं के प्रकार के बारे में। संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के प्रकार, है ना, ये बेसिक मैथ्स में सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि संख्या एक्चुअली होती क्या है। व्हाट इज द नंबर? नंबर क्या होती है? संख्या जिसे हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसे वी कैन रिप्रेजेंट इन अ 2D, संख्या रेखा में हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, उसे संख्या कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है। अब संख्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो पहले सबसे पहले जो हमारी संख्या आती है, सबसे पहले संख्या का नाम लिखिएगा बेटा पूर्ण संख्या। सबसे पहले संख्या का जो नाम है आप लोगों को लिखना है, सबसे पहले आपकी संख्या होती है वो होती है आपकी, जस्ट अ सेकंड, पहली जो संख्या होती है वो आती है आपकी पूर्ण संख्या, है ना। पहली संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? इसी को हम लोग कहते हैं बेटा होल नंबर। इसको कहते हैं बेटा हम लोग होल नंबर। तो नंबर ऐसी संख्या जो कि कहाँ से शुरू होती है? ऐसी संख्या जो कि स्टार्ट होती है कहाँ से? 0 से, 1 2 3 4, और इस तरीके से आगे चलते चलते कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। ऐसी संख्या जो शून्य से शुरू होती है और शून्य से कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। एक बेसिक डेफिनेशन थी, मैंने क्लास में भी, ऑफलाइन क्लास में भी इसको कवर कराया था कि ऐसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है, ऐसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, है ना। और पूर्ण संख्या हमेशा क्या होती है बेटा? धनात्मक होती है। दूसरा पॉइंट इसमें कभी कभी आपके लिए आ जाता है, पूर्ण संख्या हमेशा आपकी क्या होती? धनात्मक होती है। ये भी आप सभी को चीजें याद रखनी। तो पूर्ण संख्या हमेशा धनात्मक होती है और ये क्या होती है? 0 से स्टार्ट होती है। इसके बाद में जो सेकंड नंबर की संख्या है आपकी, संख्याओं के प्रकार में सेकंड नंबर की संख्या लिखेगा, ये होती है बेटा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या जो है सेकंड नंबर की संख्या है आपकी, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या ऐसी संख्या होती है जो कि 1 से स्टार्ट होती है और क्या होती है? अनंत तक जाती है। 1 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या होता है? नंबर से क्वेश्चन आने लगते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपके डायरेक्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्टली नंबर से पूछते हैं कि ये नंबर क्या होता है, ये चीज क्या होती है। तो इससे हम लोग ने यहाँ से देखा कि एक होता है पूर्ण संख्या, एक होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या भी आपकी क्या होती है? हमेशा क्या होती है? ये धनात्मक होती है। प्राकृत संख्या भी आपकी क्या होती है? धनात्मक होती है। तो ये दो टाइप की संख्याएं हो गई। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन संख्याओं के जितने भी टाइप्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। उसी के बाद में जो नेक्स्ट संख्या है आप सभी की, वो लिखिएगा आप लोग। जो नेक्स्ट संख्या है आप लोगों की वो है बेटा सम प्राकृत संख्या। सम प्राकृत संख्या, अगली जो संख्या है वो है आपकी सम प्राकृत संख्या। तो सम प्राकृत संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो कि पहले बात तो क्या प्राकृत होनी चाहिए। प्राकृत मतलब कि 1 से शुरू होनी चाहिए और अनंत तक जानी चाहिए। अब ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती है अनंत तक जाती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। ऐसा है। तो ये सभी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चले जाता है उसे सम प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 से अनंत तक की ऐसी संख्याएं, डेफिनेशन समझिएगा कि 1 से अनंत तक की ऐसी सभी संख्याएं जिनमें 2 का भाग जाता हो। जिनमें किसका भाग जाता हो? 2 का भाग जाता हो। अब 2 का भाग जाने वाली संख्या कौन कौन सी हो सकती है? 2 का पहाड़ा याद रख लो। तो जैसे कि क्या हो गया? पहली संख्या हो गई 2 4 6 8 10 12 14, इस तरीके से कहाँ तक? अनंत तक। लेकिन अनंत में भी अगर क्या होना चाहिए? 2 का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। मतलब अगर मैं अनंत की जगह कोई एक संख्या लूं तो वो 2 का गुणा चुनाती है, जब भाई वो क्या होगी? सम प्राकृत संख्या कहलाएगी। ठीक है बेटा। उसी के बाद में नेक्स्ट संख्या आप लोग को लिखिएगा विषम प्राकृत संख्या। अगली जो संख्या है हमारी क्या है? विषम प्राकृत संख्या। तो अब सम प्राकृत संख्या में मैंने बात किया तो देखो, ऐसी संख्या जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो तो सम संख्या कहते हैं। तो वैसे ही विषम प्राकृत संख्या होती है ऐसी संख्या जिनमें 2 का भाग नहीं जाता, 2 के अलावा 2 का भाग नहीं जाता, इसमें 2 का भाग नहीं जाता। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? आप लोग को डायरेक्टली याद रखना है कि ऐसी संख्या जिनमें 2 का भाग नहीं जाता वो कौन सी? विषम प्राकृत संख्या। विषम प्राकृत संख्या कौन कौन सी हो सकती है? तो विषम प्राकृत संख्याओं में 1 से शुरू करें तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, इस तरीके से
अनंत तक। तो ये सारी संख्याएं क्या हो गई, विषम प्राकृत संख्या। अब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सम संख्या विषम संख्या, तो यही वाली संख्या है क्या, सम प्राकृत संख्या विषम प्राकृत, बस इसी को इसको डिफाइन करके यहाँ पर चीजें दे दिया है उसने। उसके बाद में जो नेक्स्ट नंबर है आपका वो है बेटा चर संख्या। नेक्स्ट नंबर लिखिएगा वो होती है आपकी चर संख्या, है ना। नेक्स्ट जो नंबर है वो आपका चर संख्या। अब चर संख्या की अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये सभी संख्या जिनका मान निश्चित ना होकर बदलता रहता है, ऐसी संख्या जिनका मान निश्चित नहीं होता, जिनका मान निश्चित नहीं होता, निश्चित नहीं होता, है ना, निश्चित नहीं होता, ऐसी संख्या जिनका मान निश्चित नहीं होता है ना, हमेशा बदलते रहते हैं। तो जैसे कि मैथमेटिक्स में डिफरेंट टाइप के हम लोग वैल्यूज जब लेते हैं, जैसे आप लोगों ने क्वेश्चंस किया होगा, तो वी हैव टेकन अ लॉट्स ऑफ वैल्यूज, है ना। हम लोग क्या करते थे बेटा, बहुत सारी जो है वैल्यूज को लेते थे, जैसे कि हो गया एक्स हो गया वाई हो गया जेड, तो इनका जो मान हुआ करता था ये क्या होता था, हमेशा क्या होता था, चेंज होते जाता था। जैसे एक्स हो गया वाई हो गया जेड हो गया, इस तरीके से ए बी सी। तो ये जो डिफरेंट टाइप के जो हम लोग नंबर्स लेते हैं कि ए बी सी डी या एक्स वाई जेड, तो ये सारी चीजें काय में आ जाती है आपकी, ये चर संख्याएं कहलाती है। उसी प्रकार से नेक्स्ट संख्या की अगर बात करूं तो अचर संख्या, है ना। तो ये चर संख्या समझ में आ गया आपको। इसके बाद में आप लोग लिखिएगा अचर संख्या। अचर संख्या ऐसी संख्या है जिसका मान कभी नहीं बदलता, जिनका मान निश्चित होता है, निश्चित होता है और कभी चेंज नहीं होता। ऐसी संख्या जिनका मान निश्चित होता है वो कौन सी संख्या कहलाती है बेटा, वो जो संख्या कहलाती है वो, जस्ट सेकंड, ओके। ऐसी संख्या जिनका मान निश्चित होता है यानी कभी चेंज नहीं होता। अगर मैं कोई संख्या लिखूं दो, तो दो दो का मान कोई दूसरा हो सकता है कि दो के मान में मैं तीन लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकता ना, तो भाई निश्चित संख्या है ना वो तो इसमें कौन कौन संख्या आ जाएगी, जैसे एक हो गया दो हो गया तीन हो गया, तो जितने भी नंबर्स होते हैं इन मैथमेटिक्स वो सारी संख्या क्या है, अनंत तक के जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे क्या है, अचर संख्या। तो आपको चर और अचर में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि चर संख्या एक्चुअली होती क्या है और अचर संख्या एक्चुअली होती क्या है। तो ये नंबर्स हम लोगों ने बात किया। इसी के बाद में जो नेक्स्ट संख्या आती है बेटा आपकी अभाज्य संख्या आती है। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट संख्या है उसके बारे में बात करते हैं, संख्याओं के प्रकार में। कौन से नंबर की संख्या है ये हमारी, देख लेते हैं। क्योंकि छठवें, क्योंकि सेवंथ नंबर, ये बेसिक्स मैथ्स में है अभी हम लोग, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं इसको पहले ही यानी ऑफलाइन भी जब मैंने स्टार्ट करता हूँ क्लासेस, तो उसमें भी मैं बहुत डीप में इन सारी चीज़ों को क्लियर करता हूँ। यानी अगर मैं ऑफलाइन सेंटर में पढ़ा रहा था जब बच्चों को, तो जैसे आप लोग मैक्सिमम बच्चे जो ऑफलाइन सेंटर्स के हमारे देख रहे होंगे, तो मैंने ये सारे पहले कंसेप्ट क्लियर किया बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि यही कंसेप्ट आप सभी को पता होने चाहिए। अगर ये पता है तो आगे जाकर के आप दो है आगे चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगली संख्या है हमारी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो एक को छोड़कर वे सभी संख्या जिनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी का भाग नहीं जाता। मतलब एक का भाग सभी संख्या में जाता है, एक व स्वयं को छोड़कर, एक व स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। किसका, अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो, अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो, ऐसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है बेटा। यानी स्वयं को छोड़कर, स्वयं का भाग तो कोई भी संख्या हो दुनिया में स्वयं का भाग उसमें जाता ही है ना। दुनिया की कोई भी संख्या हो तो उस संख्या में स्वयं का भाग तो जाता ही है, तो भाई स्वयं को छोड़कर अन्य संख्याओं का भाग नहीं जाना चाहिए। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे 1 3 5, सॉरी एक सेकेंड ना, 1 2 3 5 7 11 13 17 19, इस तरीके से जो भी संख्या जाएगी इन्फिनिटी तक, वो सारी अभाज्य संख्या। अब जैसे कि बात करेंगे एक में, एक में ऐसी एक में किसी संख्या का भाग जाता है क्या, आप लोग देख सकते हैं। अगर इसमें डायरेक्ट कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि एक में कोई ना कोई संख्या का भाग जाता है, दो में किसी संख्या का भाग जाता है, उसी प्रकार तीन में, उसी प्रकार पांच में, तो भाई नहीं जाता, तो भाई नहीं जाता ना, ऑब्वियस सी बात है, केवल उसी संख्या का भाग जा रहा है। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। उसी के बाद में भाज्य संख्या, अगली संख्या क्या है, भाज्य संख्या। अगली संख्या क्या है, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या की अगर डेफिनेशन लिखे तो एक को छोड़कर वे सभी संख्याएं जिनमें
स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या का भाग जाए, है ना, एक व स्वयं को छोड़कर, एक व स्वयं। अब भाई एक और स्वयं की सब सभी में भाग जाएगा ना, कोई भी संख्या रहे उसमें स्वयं का भाग तो जाता ही है, और एक ऐसी संख्या है जिसका सभी, और अन्य संख्याओं का भाग जाना चाहिए, अन्य का भी, अन्य का भाग जाए, तो ऐसी सारी जो संख्याएं होगी वही सारी संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। भाज्य संख्या क्या क्या हो सकती है, जैसे चार, फिर छ, चार छ आठ नौ, 12, है ना, इस तरीके से 15, 14, इस तरीके से जितनी भी सारी संख्या हैं जिनमें क्या अन्य संख्याओं का भाग जा रहा है, तो ये सारी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या करते हैं। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट हम लोगों ने नंबर्स के बारे में डिस्कस किया, ये सारे नंबर्स इंपॉर्टेंट थे। जैसे आप सभी को मैंने बताया सबसे पहले कि भाई, सबसे पहले बताया मैंने कि पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, उसी के बाद में मैंने बताया कि सम प्राकृत संख्या क्या होती है, विषम प्राकृत संख्या, चर संख्या, अचर संख्या, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स आपको याद रखने कि क्वेश्चंस आते हैं बेटा, इससे क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी हमारे टेस्ट अटेंड कर रहे होंगे, है ना, जैसे हमारे यहाँ भी डेली टेस्ट हो रहे हैं, 200 मार्क्स के डेली टेस्ट हो रहे हैं, एग्जाम तक होने वाले हैं, तो जो भी टेस्ट अटेंड कर रहे होंगे तो दे नो अबाउट दैट द थिंग, है ना, उनको पता होगा कि क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, तो सर बात तो है सही, ठीक है, तो आप लोगों को ये याद रखना है। चलिए, बेसिक मैथ्स में और आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण संख्याओं के nवें पद का योग, है ना। अब जो महत्वपूर्ण संख्या है उनका nवें पद और n पदों का योग, कि nवें पद और n पदों का योग कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डाल के लिखिएगा महत्वपूर्ण संख्याओं के nवें पद व n पदों का योग ज्ञात करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्राकृत संख्याओं का nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं और इनका n पदों का योग कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा प्राकृत संख्या की, अभी मैंने डेफिनेशन बताया था आपको कि प्राकृत संख्या एक्चुअली क्या होती है ना, अभी मैंने बताया था। सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा प्राकृत संख्या की, प्राकृत संख्या, है ना। अभी मैंने बताया कि प्राकृत संख्या क्या होती है, जो एक से शुरू होती है, एक दो तीन और कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है, तो ये सारी प्राकृत संख्या। अब अगर मेरे को कभी क्वेश्चन में दे दे कि अगर प्राकृत संख्याओं का मेरे को nवां पद ज्ञात करने बोल दिया, कि भाई ये कुछ नंबर्स दिए हैं, ये जैसे 1 से लेकर के 10 तक नंबर दिए हैं, 1 से 10 तक के nवें पद ज्ञात कीजिए, nवां पद ज्ञात। तो प्राकृत संख्याओं में कभी भी अगर आपको nवां पद ज्ञात करने बोले, तो प्राकृत संख्या का nवां पद ज्ञात करने का जो सूत्र होता है बेटा, वो होता है tn बराबर n, है ना, tn बराबर n। तो जो जितने उसमें नंबर्स दिए होते हैं वही उसका क्या होता है, nवां पद होता है। प्राकृत संख्या में अगर कभी भी आपको nवां पद ज्ञात करने बोले, तो nवां पद अगर जब भी आप ज्ञात करेंगे तो जितना नंबर दिए हुए वही उसका क्या हो जाता है, nवां पद हो जाता है। जैसे कि अगर आपको पूछा कि 1 2 3 4 5 और 6, ये प्राकृत संख्या में कि nवां पद ज्ञात कीजिए, इन छह प्राकृत संख्याओं का nवां पद ज्ञात कीजिए, तो डायरेक्ट आप लिख देंगे क्या, n इज इक्वल्स टू 6। ये क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या का nवां पद हो जाएगा। तो जैसे ही आप ये लिख देंगे तो ये प्राकृत संख्या का nवां पद। तो प्राकृत संख्या का nवां पद का जो सूत्र होता है tn बराबर n होता है। जितनी उसमें प्राकृत संख्याएं दी हुई है वही उसका क्या होता है, nवां पद होता है। अब अगर बात करें कि प्राकृत संख्याओं के nवें पद का योग क्या हो, प्राकृत संख्या का nवां पद का योग, चलो भाई अब इसी दे दिए, ऐसे ही दे दिया, और यहाँ पर पूछा आपको कि प्राकृत संख्या का nवां पद का योग ज्ञात कीजिए, nवां पद का। तो भाई अब जैसे मान लो एग्जांपल के लिए अगर मैं लूं कि 1 2 3 4 5 करते करते 20 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या है ना, ये 20 तक की क्या है, प्राकृत संख्या है। और इसमें मैं बोल दूं कि प्राकृत संख्या का योग ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, प्राकृत संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो भाई प्राकृत संख्या का योग कैसे ज्ञात करेंगे, प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करने के लिए डायरेक्टली मैथमेटिक्स में फॉर्मूला दे दिया है, इसमें डायरेक्ट बोल दिया कि n इंटू n प्लस 1 बाई 2, इस फॉर्मूले की हेल्प से जो है हम लोग जो प्राकृत संख्या के n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसमें मैंने क्वेश्चन क्या बोला था कि एक प्राकृत संख्याएं दी हुई है 1 से 20 तक, इनके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जैसे आप n पदों का योग ज्ञात करें तो n बराबर कितना हो जाएगा, 20, जो अंतिम संख्या दी है वही इसको n मान लेंगे, ये क्या हो जाएगा, n बराबर 20। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n की जगह मान रख देंगे तो 20, 20 धन 1
बटे 2। ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा बेटा। और यहाँ 20 10 गुणित 21, तो आपको कितना आ गया 210। तो 1 से लेके 20 तक के प्राकृत संख्याओं का अगर मेरे को योग ज्ञात करने बोले तो 1 से लेके 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग हम लोग इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। तो दिस इज द फॉर्म टू कैलकुलेट अगर आपको प्राकृत संख्याएं दी हुई है तो देखिए कितना ज्यादा यूज है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन इसी से आता है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन इसी से आता है कि आपको प्राकृत संख्या दे देगी यहाँ से यहाँ तक की एक प्राकृत संख्या दे दी, इसका आपको योग ज्ञात करना है ना। डायरेक्टली आपको यहीं से पूछेगा कि भाई अगर ऐसा दिया हो तो आपको डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन निकालना। तो हाउ कैन यू कैलकुलेट, तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स यू कैन कैलकुलेट। ओके बेटा, यहाँ से आप लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था आपका प्राकृत संख्या का। प्राकृत संख्या के समझ में आया, एनवा पद बोला तो डायरेक्टली यही रख देना है, प्राकृत संख्या का योग बोला तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप लोग जो है निकाल सकते हैं। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट संख्या लेते हैं। इसी के बाद में नेक्स्ट संख्या कौन सी है आपकी, अगर आपको बोल दिया सम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो, है ना। अगर आपकी बात दूसरा जो संख्या है वो बोल दिया बेटा, अभी हमने प्राकृत की बात की, उसके बाद हमने बात किया सम प्राकृत संख्या की बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सम प्राकृत संख्या की। सम प्राकृत संख्या क्या होती है, अभी मैंने बताया कि ऐसी संख्या जिनमें 2 का भाग जाए, तो 2 4 6 इस तरीके से कहां तक अनंत तक, तो ऐसी प्राकृत संख्या है। अब अगर आपको सम प्राकृत संख्याओं में पूछा कि इसका एनवा पद ज्ञात कीजिए, टीएन बराबर क्या, यानी एनवा पद, ये क्या होता है एनवा पद होता है। इसका सबसे पहले हम लोग एनवा पद निकालते हैं, तो टीएन बराबर क्या होता है, तो टीएन बराबर अगर सम प्राकृत संख्या में होता है तो ये 2n होता है। टीएन बराबर क्या होता है 2n। तो अगर मेरे को एक एग्जांपल अगर मैं ले लूं बेटा यहाँ कि 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ये क्या है मेरी प्राकृत संख्या है, ये क्या है मेरी प्राकृत संख्या। और इस प्राकृत संख्या में अगर मेरे को कोई पूछे कि ये प्राकृतिक संख्याओं का, नहीं यहाँ इस तरीके से नहीं दिया रहेगा, ये सम प्राकृतिक संख्या में ये इस तरीके से दिया रहेगा। इस सम प्राकृतिक संख्या में अगर मेरे को एनवा पद ज्ञात करने बोले, मेरे को क्या बोले कि एनवा पद ज्ञात कीजिए, तो मैं डायरेक्टली 2n का फॉर्मूला लगाऊंगा और विद द हेल्प ऑफ द 2n वी कैन कैलकुलेट द थिंग्स। यहाँ पर जैसे कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 का मैं क्या कर दूंगा 2 गुणित 6 कर दूंगा, 2 गुणित 6 कर दूंगा तो मेरा आंसर कितना जाएगा 12। तो एनवा पद क्या हो गया 12 आ गया मेरा। एन का मान आपको काउंट करना है, एन का मान यहाँ से क्या करना है काउंट करना। तो एन बराबर कितनी, एन कितनी संख्या है इसमें 6 संख्या है, 6 को आपने डायरेक्ट रखा यहाँ पर, तो आपने एनवा पद ज्ञात कर लिया किसका, सम प्राकृतिक संख्याओं का। सम प्राकृतिक संख्याओं का जब एनवा पद आप ज्ञात करेंगे तो ये फॉर्मूला होता है। और इसी में सम प्राकृतिक संख्याओं का अगर आपको एनवा पद का योग बोल दिया, क्या बोल दिया बेटा एन पदों का योग, तो इसमें आप एन पदों का योग कैसे निकालेंगे, तो एन पदों का योग निकालने के लिए इसका जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से एन एन प्लस 1। अब जब भी क्या हो रहा था प्राकृत संख्या में 2 आ रहा था, लेकिन जब हमने सम प्राकृत संख्या की बात की तो ये क्या आ गया एन एन प्लस 1 आ गया। तो वही है बस उसमें फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से आप क्या उठा देंगे 6, आपका एन क्या था 6 गुणित 6 प्लस 1, तो 6 गुणित 7, तो 6 7 ही कितना हो जाएगा आपका 42। तो एन में एन पदों का योग कितना हो जाएगा 42। तो यहाँ से यहाँ तक के पदों का ये टोटल योग कितना है 42 है, और इसमें एनवा पद कितना है 12, एनवा पद आपका 12 निकल गया और उसका जो मान आ गया आपका 42 आ गया। तो इस तरीके से जो हम लोग जो है बेटा क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आपको 1 बाय 1 चीजें देखते ध्यान रखना होगा, चीजों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे वही सारे फॉर्मूले, अब विषम प्राकृत संख्या में अगर आपको एन पद देगा, चलो मैं डाल के फॉर्मूला लिखा दे रहा हूँ, दो एक्सप्लेन कर दे। अगर विषम प्राकृत संख्या की बात करते, विषम विषम प्राकृत संख्या के लिए अगर मेरे को बोले कि एन पदों का योग एनवा पद ज्ञात कीजिए, विषम प्राकृत संख्या के लिए एनवा पद ज्ञात करना अगर किसी ने होता, इसका एनवा पद का जो सूत्र होता है ये होता है बेटा 2n माइनस 1, है ना, ये एनवा पद होता है। और अगर विषम प्राकृत संख्या में मेरे को एन पदों का योग ज्ञात करने बोले, एन पदों का योग, तो विषम प्राकृतिक संख्याओं में जो एन पदों का योग है इसका फॉर्मूला होता है आपका एन स्क्वायर, है ना। विषम प्राकृतिक संख्या में डायरेक्टली आपको क्या कर देना एन का स्क्वायर कर देना है, तो यहाँ से जो है आप लोग जो है डायरेक्टली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वो ये बस अब आपको एग्जांपल दिए रहेंगे, आपको एन का मान निकालना और डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देना,
है ना। अब क्या होता है, मैं बार बार अगर एग्जांपल कराऊंगा तो टाइम कम पड़ जाएगा, और टाइम कम पड़ेगा तो आप लोगों का सिलेबस अभी बहुत बड़ा है। आप समांतर श्रेणी पढ़ना है, गुणोत्तर श्रेणी पढ़ना है, और डिफरेंट टाइप के जितने भी चैप्टर्स है वो पढ़ना है, तो भाई धीरे धीरे हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये विषम प्राकृत संख्या हो गया। उसी के बाद में नेक्स्ट आपकी जो संख्या थी वो कौन सी थी, अगर बोला कि प्राकृत संख्याओं के वर्ग, अगर प्राकृत संख्याओं के वर्ग दिया है, प्राकृत संख्या का, प्राकृत संख्याओं के अगर वर्ग दिया है, जैसे कि एग्जांपल के लिए क्या दिया रहता है, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग, 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपको बोलता है कि इसका अनुपात ज्ञात कीजिए, वर्गों का अनुपात ज्ञात कीजिए, Tn बराबर ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है अनुपात ज्ञात करने का, वो होता है बेटा डायरेक्टली आपको n स्क्वायर कर देना, n का स्क्वायर कर देना, जितने क्वांटिटी दी हुई है, जैसे यहाँ पर क्या दिया 1 2 3 4, 4 नंबर दिए तो डायरेक्टली 4 का वर्ग कर दो, तो इसका जो अनुपात आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसका अनुपात कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और इसी में अगर आपको बोले कि इनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करने, अगर आपको बोला, क्या बोला, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, इसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डायरेक्टली n प्लस वन इंटू 2n+1 बाय 6, ये जो फॉर्मूला होता है इसके हेल्प से हम लोग जो है वर्गों का योग निकाल सकते हैं। बस आपको n कैलकुलेट कर लेना है, और n कैलकुलेट करके आप लोग जो है सारी चीजें यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये फॉर्मूलेज हो गए। तो हमने बता दिया कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कैसे ज्ञात किया जाता है। हाँ, एक फॉर्मूला और होता है जो कि घन आते हैं, है ना। अब एक फॉर्मूले में क्या होता है, घन का अनुपात ज्ञात कीजिए, और घनों का जो है जैसे इसमें प्राकृतिक संख्या का वर्ग दिया है, तो इसी तरीके से आपको एक क्या दे देगा, घन। तो चलो घन वाला भी देख लेते हैं, अब पढ़ रहे हैं तो चलिए एक हम लोग देख लेते हैं कि अगर प्राकृतिक संख्या का घन दिया है क्वेश्चन में, अगर प्राकृत संख्या का घन दिया है, प्राकृत संख्या का घन मतलब एग्जांपल के लिए क्या हो जाएगी चीजें, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, है ना। इस तरीके से नंबर्स दिए रहेंगे, और इसमें आपको बोला कि अनुपात ज्ञात कीजिए, इसका जो है Tn ज्ञात कीजिए, Tn ज्ञात कीजिए। तो इसमें अगर मेरे को Tn ज्ञात करने बोले तो Tn बराबर क्या हो जाएगा, मेरा Tn बराबर हो जाएगा आपका n स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, अनुपात हो गया। और अगर आपको बोले कि प्राकृत संख्या का घनों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, आप n तो ज्ञात कर लेंगे, n कैसे ज्ञात करेंगे, 1 2 3 4, बस आपको काउंट करना है, काउंट करके आप लोग n ज्ञात कर लेंगे, है ना। और इसी में अगर घन की बात करूं तो इसके घन के लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस वन बाय 2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, घनों का योग ज्ञात करने का सूत्र है। ये क्या है बेटा, आपका घनों का योग ज्ञात। तो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करने का जो सूत्र होता है ये कुछ इस तरीके से होता है, n इंटू n प्लस वन बाई टू के ऊपर होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोग जो बस n की वैल्यू पुट करना है, आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ n यू कैन गेट द आंसर, यू कैन इजीली गेट द आंसर। तो यहाँ से जो है ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर की। तो यहाँ से आप सभी को पता चल गया कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आते हैं पीएटी एग्जामिनेशन में। तो बेसिक मैथ्स में हम लोग सारी चीजें कम से कम 3 से 4 दिन यानी एक हफ्ते की क्लास लगाते हैं। हम लोग जब ऑफलाइन सेंटर्स में पढ़ाते हैं तो समथिंग 1 वीक की क्लासेस स्किच होती है, सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स की हम लोग 1 वीक की क्लासेस लेते हैं, क्योंकि बच्चा डायरेक्टली आया होता है और उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव टू मेक द कंसेप्ट, उसके दिमाग में कंसेप्ट हम लोगों को बनाना होता है, और कंसेप्ट बना करके हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आपकी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए एक टॉपिक और बच गया हमारा बेसिक मैथमेटिक्स में, इसको कवर करते हैं। तो अगला जो टॉपिक है बेसिक मैथ्स का वो है हमारा घातांक के नियम, है ना। अब अभी तक जितने भी हमारे ऑफलाइन सेंटर्स के स्टूडेंट्स होंगे दे नो अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ घातांक के नियम, है ना, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानते हैं घातांक के नियम की क्या है इंपॉर्टेंस है और कितना ज्यादा यूज हुआ है ये। चलो घातांक के नियम करके हेडिंग डालना है, उसको देखते हैं। घातांक के नियम, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, घातांक के नियमों की। तो घातांक के डिफरेंट टाइप्स के नियम होते हैं, वन बाय वन हम लोग सारे नियमों के बारे में बात कर लेंगे। अगर हाँ, पहला नियम बोलता है घातांक का, पहला नियम आपके घातांक का ये है कि अगर कोई एक आधार है ए,
ए के ऊपर कोई एक आधार है ए, और ए का गुणा बार बार उसी संख्या में हो रहा है, बार बार उसी संख्या में क्या हो रहा है, ए का गुणा हो रहा है, कहां तक, एम तक गुणा हो रहा है, एम बार तक अगर गुणा हो रहा है ना, कोई एक संख्या ए है, ए का बार बार हम लोग गुणा कर रहे हैं, कहां तक, एम तक, जैसे हम लोग अनंत तक गुणा करते थे वैसे ही हमने एम तक गुणा किया। तो जब भी ऐसी कोई संख्या हो जिसका बार बार गुणा हो, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्टली, ए के ऊपर कितने की घात, एम की घात। ये पहला नियम है घातांक का। घातांक का नियम बोलता है कि अगर ए का गुणा एम बार किया जाए, ए का गुणा अगर बार बार और एम बार तक किया जाए, तो ए के ऊपर एम की घात लग जाएगी। अगर ए का गुणा एम तक किया जाए तो ए के ऊपर एम की घात लग जाएगी। ये पहला नियम है घातांक का। इसी में दूसरा नियम बोलता है घातांक का, इसी में घातांक का दूसरा नियम है कि अगर आधार के ऊपर कोई एक घात लगी है क्या, एम, और दूसरे सेम आधार के ऊपर दूसरी घात लगी है एन, तब आधार समान होने पर क्या होती है, एक मान लो एक आधार ए है और एक आधार ए है, दोनों ए समान है, यानी जिनका ए, इसको बोलते हैं नीचे वाले संख्या को आधार, ऊपर वाले को घात। तो अगर आधार समान है तो इसकी जितने भी जो घातें होती है वो आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। आधार समान है तो आपस में घातें क्या हो जाती, जुड़ जाती है। घातांक का दूसरा नियम है, हमने बताया था ऑफलाइन में भी बहुत। अगर आधार के ऊपर एम की घात है और उसके बटे में और दूसरे आधार के ऊपर एन की घात है, तो इस जैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ए के ऊपर क्या हो जाएगा, एम माइनस एन हो जाएगा। तो ये तीसरा नियम है आपके घातांक का। अगर बटे में दी हुई है चीजें, अब यही कंसेप्ट पूरा लॉग में यूज होता है आप सभी का, यही पूरा कंसेप्ट कहाँ यूज होता है, लॉग में, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल दिया डायरेक्टली, अगर गुणे में है तो प्लस में आ जाएगी घातें, अगर बटे में तो क्या में आ जाएगी, माइनस में। इसी के बाद में चौथा नंबर, अगर दो संख्याओं का आपस में गुणा कर दिया जाए, दो संख्या का आपस में गुणा कर दिया जाए और उसके ऊपर क्या कर दिया जाए, एन की घात लगा दिया जाए, तो जब हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए के ऊपर भी एन की घात आ जाएगी और बी के ऊपर भी किसकी घात आ जाएगी, एन की। तो दो संख्याओं के ऊपर क्या आ जाएगी, घातें आ जाएगी। ठीक है बेटा, ओके। तो घातांक के ये नियम से बेटा, ये क्या है, घातांक के पूरे नियम है ना, वन बाय वन ये चीजें नियम बने हुए थे, मैंने ऑफलाइन क्लासेस में भी डिस्कस किया हुआ था कि अगर मतलब मल्टीप्लीकेशन में है और उसके ऊपर कोई पावर लगी और ब्रैकेट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ब्रैकेट, तो इन दैट केस ब्रैकेट अगर लगा हुआ है तो वी हैव टू सेपरेट देम। तो अगर ये जो पावर है ये इसकी पावर और इसकी पावर दोनों क्या हो जाएगी, आपस में अलग हो जाएगी, है ना। इसी तरीके से हम लोग करने वाले हैं। फिर इसमें नेक्स्ट नियम आपका कहता है कि अगर इस तरीके से पावर्स लगी हुई है, क्या, ए अपॉन बी के ऊपर में एम की घात लगी, ए अपॉन बी के ऊपर में एम की घात लगी, तो ए के ऊपर एम की घात अपॉन बी के ऊपर एम की घात, ये भी सेपरेटली होके इस तरीके से ये हो जाएगी। तो ये भी एक स्पेशल नियम है। तो भाई अब घातांक का नियम इतना स्पेशल है कि आपको लॉग में पूरा यही पढ़ना है कि नहीं। लॉग में हम लोग जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, अभी भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स, सर लॉग में प्रॉब्लम है, लॉग में, अरे यार लॉग का ये अगर घातांक और नियम कंसेप्ट क्लियर है तो आप लोग को लॉग के पूरे क्वेश्चंस बनेंगे, ये ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इसके बाद में अगर कुछ इस तरीके से रहा, इसके बाद में अगला नियम मैं यही लिख देता हूँ। अगर मान लो ए के ऊपर एम की घात है और इसके ऊपर अगर एन की घात है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए के ऊपर क्या कर देंगे, एम इंटू एन की घात कर देंगे। जब भी हम ऐसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ए के ऊपर एम की घात जो थी उसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा एन के साथ, और ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली इसमें चीजें हो जाएगी। ठीक है, इसी के बाद में अगला नियम देखो कि अगर ए के ऊपर एम की घात है, चलो इसी में ए के ऊपर अगर एम की घात है और यहाँ एन की घात है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये भी घातांक का एक नियम है कि एन की घात पहले लिख दूं, एम की घात बाद में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, होना तो यही है। इसका भी ये करूंगा तो यही होगा, इसका भी करूंगा तो यही होगा, तो दोनों में तो कंडीशन सेम ही है ना भाई, यहाँ से करूँ तो ये हो जाएगा, यहाँ से करूँ तो ये हो जाएगा, तो कंडीशन दोनों में सेम ही है, तो वही चीज हो जाएगी। ये भी घातांक का नियम है। अगर किसी भी संख्या के ऊपर जीरो की घात है, ए क्या है, कोई भी एक संख्या है ना, अगर किसी भी संख्या के ऊपर एक के ऊपर अगर जीरो की घात है तो उसका मान हमेशा एक होता है, ये भी घातांक नहीं कहा। अब इसमें ए क्या है सर, एक कोई एक से एक दो तीन इस तरीके से कोई एक संख्या है, कहाँ तक की, ये अनंत तक की कोई एक संख्या है, अनंत तक की कोई ना कोई एक संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से 8वें नंबर में ए के ऊपर जीरो की घात बराबर इसका मान कितना हो जाता है, एक हो जाता है। वैसे ही अगर ए के ऊपर एक की घात लिख दूं मैं, अगर ए के ऊपर एक की घात लिख दूं तो इसका मान कितना हो जाता है, जीरो। अब किसी भी संख्या के ऊपर एक की घात का मतलब हो जाता है उसका मान क्या है, जीरो है। ठीक है, तो यहाँ से ये सारी चीजें नहीं, एक की घात का मान तो ए ही होता है ना,
ये कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। तो बाकी ये सारे घातांक के नियम है, इतने सारे जो है घातांक के हम लोगों ने नियम पढ़ाए भी थे। इसके डिफरेंट टाइप के जितने भी क्वेश्चंस थे हम लोगों ने ऑफलाइन क्लास में डिस्कस किया है। जो भी बच्चे शुरू से जिन्होंने ज्वाइन किया है दे नो अबाउट द थिंग्स, है ना, वो उन लोगों को पता है कि हम लोगों ने ये सारे घातांक के नियम जो है डिस्कस किया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या फिर लिखिए। ये घातांक के नियम आपको इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जाने से पहले आप सभी को इन नियम का पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। इसी के बाद में अब कुछ महत्वपूर्ण सर्वसमीकरण, सर्वसमीकरण भी मैंने लिखाया था क्योंकि त्रिकोणमिति में मैंने बताया था कि अगर बच्चों आप लोग को सर्वसमीकरण याद है, सर्वसमीकरण याद है तो आप लोग जो है इजीली बना पाओगे चीजों को, आप लोग जो है इजीली बना पाओगे। चलो अब आगे की हेडिंग डालना महत्वपूर्ण सर्वसमीकरण। तो महत्वपूर्ण सर्वसमीकरण में जैसे सबसे पहले सर्वसमीकरण वो कुछ इस तरीके से कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या, तो इसका मान होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हो गई पहली सर्वसमीकरण। इसी के बाद में दूसरे नंबर पे आती है हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसकी जो सर्वसमीकरण a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हमारी सेकंड नंबर की सर्वसमीकरण हो गई। इसी के बाद में थर्ड नंबर में हम लोग देखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या, तो ये होता है बेटा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये हमारी थर्ड सर्वसमीकरण हो गई। इसी के बाद में चौथा नंबर आ जाएगा आपका a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या, तो ये हो जाता है बेटा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये हमारी थर्ड सर्वसमीकरण हो गया चौथे नंबर की। इसी के बाद में पांचवें नंबर की जो सर्वसमीकरण हमारी वो भी कुछ इस तरीके से होगी। उसमें आता है बेटा a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हमारी जो पांचवें नंबर की सर्वसमीकरण ये होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या, तो ये डायरेक्टली आपको याद रखना है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है a प्लस बी इन कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हमारी होती है a प्लस बी का होल क्यूब। इसे में सिक्स्थ नंबर में आप लोगों को लिखना है एक सर्वसमीकरण a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या, तो ये होता है बेटा a माइनस बी, इसके बाद में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब माइनस वाले में पूरे अंदर ब्रैकेट के जो सेकंड ब्रैकेट है इसके अंदर के सारे जो नंबर्स हैं वो पूरे पॉजिटिव मतलब प्लस में रहते हैं, इसमें जो है एक माइनस में आ जाता है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने बताया ये सारे सर्वसमीकरण आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लिखने बोल देगा कि भाई a माइनस बी का क्यूब। अब मैक्सिमम जो है इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों है, लास्ट के ये जो दो फॉर्मूलेज है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है ना, अगर इनसे बात करें तो इनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस इनसे बनते हैं। तो ये लास्ट के तो जो हैं जो दो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो वो भी आप सभी को क्या करना है याद रखना है, ठीक है। तो बेसिक मैथमेटिक्स में ये भी हमारे लिए क्या था इंपॉर्टेंट है। इसी के बाद में अब हम लोग डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण घातांक, है ना। अब आपको घात और वर्गमूल आपको याद रखना है। जैसे कि चलिए मैं बात करता हूँ, अगर मैं बात करूँ बेटा, चलो मैं लिखा देता हूँ। अगर मैं बात करूँ कि दो के ऊपर अगर मैं एक की घात लिखूँ, दो के ऊपर एक की घात लिखो तो दो के ऊपर एक की घात का मान होता है दो, दो के ऊपर दो की घात लिखो तो इसका मान होता है चार, दो के ऊपर तीन की घात लिखो तो इसका मान होता है आठ, दो के ऊपर चार की घात लिखो तो इसका मान होता है 16, दो के ऊपर पाँच की मान होता है 32, दो के ऊपर छः की घात का मान होता है 64, दो के ऊपर सात की घात का मान होता है 64 128, दो के ऊपर आठ की घात का क्या मान होता है 256, दो के ऊपर नौ की घात का क्या मान होता है 1024 नहीं 512, 512, और दो के ऊपर 10 की घात का मान होता है 1024। तो ये जैसे अब कुछ महत्वपूर्ण घातांक की बात करें तो महत्वपूर्ण घातांक में आपको जैसे दो के ऊपर 10 की घात तक के सारी चीजें याद रहनी चाहिए कि दो के ऊपर 10 की घात तक का पूरे मान अगर आपको याद है, कभी भी कोई भी क्वेश्चंस आ जाते हैं क्योंकि घातांक और करने के जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं वो घात से बनते हैं, क्योंकि हमको घातों को ब्रेक करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, घातों को ब्रेक करना पड़ता है और ब्रेक करके हम लोगों को चीजें बनाना पड़ता है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं बेटा तीन के ऊपर अगर एक की घात है तो इसका मान कितना होगा, ऑब्वियसली बात तीन होगा।
3 के ऊपर 2 की घात है तो इसका मान 9, 3 के ऊपर 3 की घात है तो इसका मान कितना 9, फिर होता है बेटा 27, 3 के ऊपर 4 की घात का मान होता है 81, 3 के ऊपर 5 की घात का मान होता है 243, 3 के ऊपर 6 की घात का मान क्या होता है, 3 के ऊपर अगर मैं 6 की घात लगाऊं तो इसका जो मान होता है वो होता है 729, 3 के ऊपर 7 की घात का क्या मान होता है, 3 के ऊपर अगर मैं 7 की घात लिखूं, 3 के ऊपर 7 की घात का मान होता है 2178, 2178, 3 के ऊपर 8 की घात का मेरा मान होता है 6561, क्या होता है 6561, 3 के ऊपर 9 की घात, 3 के ऊपर अगर मैं 9 की घात लगाऊं तो इसका मान होता है 19,683, 19,683। तो इस तरीके से मैं क्या कर लूंगा, इनके मान निकाल लूंगा। ठीक है, 3 के ऊपर 9 की घात, 3 के ऊपर 10 की घात का तो आपको ऑब्वियस ही बात है मालूम ही होना चाहिए, 3 के ऊपर 10 की घात होता है 59049, 59049। तो ये 3 के ऊपर यहाँ तक कि आपको याद होना चाहिए। उसी प्रकार से 4 में भी आपको घातें याद होना चाहिए कि अगर हम बात करूँ 4 के ऊपर 1 की घात, 4 के ऊपर 1 की घात का मान होता है 4, 4 के ऊपर 2 की घात का मान होता है 16, 4 के ऊपर 3 की घात का मान होता है कितना 64, 4 के ऊपर 4 की घात का मान होता है 64 चौक 256, और 4 के ऊपर 5 की घात का मान होता है 1024। ठीक है, तो यहाँ 4 के आपको कम से कम 5 घातों तक का इनका मान याद रखना है। फिर आपको 5 में भी याद रखना है कि अगर मैं 5 के ऊपर 1 की घात लगाऊं तो इसका मान होता है 5, 5 के ऊपर 2 की घात लगाऊं तो इसका मान होता है 25, 5 के ऊपर 3 की घात लगाओ तो इसका मान होता है 125, 5 के ऊपर 4 की घात लगाओ तो इसका मान होता है 625, नहीं 625 नहीं, 125 गुणित 5, हाँ 625, और 5 के ऊपर अगर मैं 5 की घात लगाऊं तो इसका मान होता है मेरा 3125, 3125। तो इस तरीके से आपको 5 के भी पूरे याद रखना, और इसी के बाद में लास्ट आपको 6 के याद रखना, 6 के आप 3 तक याद रखिए बस। 6 के ऊपर 1 की घात का मान होता है 6, 6 के ऊपर 2 की घात का मान होता है कितना 36, 6 के ऊपर 3 की घात का मान होता है 216। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि घातांक और करनी के बाद आप लोगों को वर्ग इनके जितने भी होते हैं वर्ग और वर्गमूल यानी घातांक घात पूरे आप लोगों को क्या होना चाहिए, याद होने चाहिए। क्योंकि अगर मैक्सिमम क्वेश्चन एक नंबर में बनते हैं तो डायरेक्टली इनसे भी बनते हैं। ठीक है, इनसे भी आपके जो है क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और अब कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं के वर्गमूल आपको यहीं पे मैं लिखा देता हूँ साथ ही साथ में। वर्गमूल, अगर वर्गमूल 1 का मान किसी ने पूछा तो इसका मान होता है 1, वर्गमूल 2 का मान होता है बेटा 1.414, वर्गमूल 3 का मान किसी ने पूछा मेरे से तो वर्गमूल 3 का मान होता है 1.732, 723, 1.723, वर्गमूल 4 का मान होता है 2, और वर्गमूल 5 का मान होता है साथ ही में 2.236, 2.236। तो ये था आपका कंप्लीट बेसिक मैथ्स। तो ये था हमारा यहाँ तक कंप्लीट बेसिक मैथ्स। यहाँ तक हमने जितनी भी चीज़ें बताया ये आप सभी को रिवाइज करना है, बिकॉज ऑफ दैट ये बेसिक मैथमेटिक्स है। क्या है, बेसिक मैथमेटिक्स। इससे नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आपके ज़्यादा बनते हैं, इससे नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आपके ज़्यादा बनते हैं। तो ये बेसिक मैथ्स में हम लोगों का इतना ही पार्ट है ना। तो बेसिक मैथ्स में हम लोग इतनी सारी चीज़ों को क्या करते हैं, कवर करते हैं। चलिए, तो हमें एक बार देख लेते हैं कहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, जस्ट सेकंड। सबसे पहले हम लोगों ने बताया कि ये सारे हमारे चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स पढ़ने के पहले हम लोगों को बेसिक मैथ्स पढ़ना था। तो सबसे पहले हमने बेसिक मैथ्स किया था। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, लघुगणक और सांख्यिकी और त्रिकोणमिति हमारे जो है डिफरेंट टाइप के चैप्टर्स हुआ करते थे, जिसमें बेसिक मैथ्स से हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो बेसिक मैथ्स में सबसे पहले हम लोगों को संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ा, जिसमें पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ा कि पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है। इसी में फिर आगे हमने डिस्कस किया समप्राकृत, विषम प्राकृत, चर संख्या, अचर संख्या, है ना। इसके बाद में अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। फिर हमने महत्वपूर्ण एनवें पद ज्ञात कीजिए। प्राकृत संख्या का अगर एनवा पद बोले तो ये हो गया, प्राकृत संख्या का एन पदों का योग हो गया तो ये हो गया। सम प्राकृत संख्या में इस तरीके से सम प्राकृत संख्या होती थी, इसका एनवा पद ज्ञात करने बोला तो हम लोग डायरेक्टली डी एन बराबर 2n रख के ज्ञात कर सकते थे। एनवा पदों का योगफल बोला तो इस तरीके से हम लोग जो है ज्ञात कर सकते थे। इसी प्रकार फिर विषम प्राकृत संख्याओं की बात किया, है ना। इसी प्रकार फिर हम लोगों ने बात किया था विषम प्राकृत संख्याओं, तो विषम प्राकृत संख्याओं का हम लोगों ने इस तरीके से कैलकुलेट किया चीजों को। फिर प्राकृत संख्याओं का घन देखा कि अगर प्राकृत संख्या घन का अगर एनवा पद बोला तो टी एन बराबर एन स्क्वायर से आप लोग निकाल सकते थे। और अगर प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बोला तो आप लोग ये वाले फॉर्मूले की हेल्प से इसको फाइंड कर सकते थे।
फिर घातांक के नियम हम लोग ने देखे। घातांक के नियम क्या होते हैं, अगर सभी सेम संख्याओं का औरत उसकी घात लग जाती है, एडिशन कब होता है, सब्सट्रैक्शन कब होता है, ये सारी चीजें देखा। इसके बाद में हमने नंबर्स ऑफ न्यूमेरिक वो देखे, महत्वपूर्ण सूत्र, है ना। उसी के बाद में हमने वर्ग देखा कि किनका क्या वर्ग होता है, वो सारी चीजें देखा, और कुछ वर्गमूल भी हमने याद की। तो ये कंप्लीट आपका जो था बेसिक मैथमेटिक्स, यहाँ तक आपका पूरा तरीके से क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग वन बाय वन चैप्टर्स की तरफ चलते हैं, और चैप्टर्स की तरफ चल के हम लोग वन बाय वन चीजों को क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। ठीक है बेटा, 2 मिनट का आप लोग भी रेस्ट ले लीजिए, मैं भी ले लेता हूँ। इसके बाद में हम आगे समांतर श्रेणी से फिर स्टार्ट करेंगे। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, लघुगणक, इस तरीके से वन बाय वन चीजों को करते हुए हम लोग जो है पूरा वन शॉट में हम लोग जो है पूरा मैथमेटिक्स को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, हो सकता है 2 लेक्चर बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, 2 भी बनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक में भी हम लोग जो है कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो दूसरे में कर लेंगे, कोई जबरदस्ती क्या नहीं है। तो भी हम लोग को वन बाय वन करना है। चलिए आप लोग पानी वगैरह पी लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग जो है नेक्स्ट समांतर श्रेणी से हम लोग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। ओके, सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तक मैं इस लेक्चर को यहीं तक रखता हूँ, और जो सेकंड लेक्चर है बेटा उसमें जो है इसको कंप्लीट करवा देता हूँ। क्योंकि क्या है, ये अभी बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट हुआ है आप सभी का, तो आप लोगों को क्या करना है, अभी बेसिक मैथ्स पूरा पहले एक बार कवर कर लो। उसके बाद में जो कल एक लेक्चर में डाल दूंगा जिसमें हम लोग पूरे सब्जेक्ट्स को जितने भी चैप्टर्स हैं उनको वन बाय वन पूरे कंप्लीटली कवर कर लेंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं, और ये इस तरीके से पूरा कंप्लीट कर लो, और जितनी भी चीज़ें मैंने आज बताया है उनको आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो देखेगा उसी को सारी चीज़ें बनेंगी। ठीक है, तो ये देख लो आप लोग। इसके बाद में हम लोग जो कल जो है पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे, जो भी समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी वगैरह। बाकी मैं ये पीडीएफ को आप सभी के ग्रुप में भेज देता हूँ, तो आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट इसमें हम लोग बातें करते हैं। ठीक है बेटा।